हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है न्यूट्रिशन साइंस पर। न्यूट्रिशन साइंस में आज हम देखने वाले हैं आहार संरक्षण के बारे में कि आहार को हम किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं, इसका महत्व क्या है। हम इन सारी चीज़ों पर आज चर्चा करने वाले हैं। आपको पता ही होगा, आप भी आहार को विभिन्न तरीकों से संरक्षित करते हैं। सबसे पहले हम इसके महत्व पर चर्चा कर लेते हैं। ये आहार संरक्षण के महत्व क्या हैं? क्यों इन्हें संरक्षित किया जाता है? तो सबसे पहले आप महत्व में ये समझ लेंगे कि इन्हें मौसमी खाद्य पदार्थों को संग्रहित करना क्या होता है। इसे आहार संरक्षण से क्या होता है महत्व इसका? तो मौसमी खाद्य पदार्थ को संग्रहित करना, जैसे मौसमी फल हो गए, सब्जियां हो गई। तो जब मौसम रहता है इनका तो उस समय में ये अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो उस टाइम पर इनको क्या कर लिया जाता है? तो इनको संरक्षित कर लिया जाता है, जिससे हम इसका उपयोग बाद में कर सकें। अगर आप किसी फल या सब्जी का बिना मौसम के प्रयोग करते हैं, जैसे आप देख लीजिए अभी मटर है, मटर कितनी सस्ती हो गई है। तो अब ये सीजन चल रहा है मटर का, तो इस टाइम पे मटर सस्ती है। लेकिन जब हम यही मटर मई जून में खरीदने जाते हैं तो कितनी महंगी मिलती है। तो हम इसे किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। वैसे आपको पता ही होगा कि मटर को हम किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं। ठीक, अगला क्या महत्व आ जाता है इसका? तो अगला इसका महत्व जो हो जाता है वो खाद्य पदार्थों के वितरण को बढ़ाना होता है। खाद्य पदार्थों के वितरण को बढ़ाना क्या? आपको पता है कि जनसंख्या निरंतर वृद्धि कर रही है। तो जब ये जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो खाद्य पदार्थों में कमी हो रही है। अगर आप अतिरिक्त जो है खाद्य पदार्थ संरक्षित नहीं कर लेंगे तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या में इसकी मात्रा को कैसे पूरा करेंगे? जैसे जैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ती है, खाद्य पदार्थ की भी आवश्यकता बढ़ती जाती है। तो जब हम इन्हें संरक्षित करके रखते हैं तभी तो हम ये पूरा कर पाते हैं। तो जनसंख्या के लिए कुछ मात्रा में हम खाद्य पदार्थों की कमी को भी पूरा कर सकते हैं। अगला महत्व क्या आ जाता है कि खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की सुविधा, स्थानांतरण में सुविधा। अब खाद्य पदार्थों को संरक्षित करके स्थानांतरित करने से वह क्या खराब नहीं होते हैं और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। अगर आप जैसे कोई चीज़ है, आप जैसे समुद्री में जो लोग समुद्र में रहते हैं तो उनके लिए क्या वो सब पैकेज वाली चीज़ें उनके पास पड़ी रहती हैं, काफ़ी दिनों तक संरक्षित रहती है। तो वो वहीं से लेकर अपने खाद्य पदार्थ की पूर्ति करते रहते हैं। अगला आ जाता है आपका धन की बचत। क्या हो जाता है जब आहार को संरक्षित किया जाता है, इससे धन की भी बचत होती है। कैसे? जैसे मौसम में खाद्य पदार्थ अधिक उपलब्ध होते हैं, इस कारण से ये सस्ते भी होते हैं। तो जब हम इन्हें अभी सुरक्षित कर लेंगे, जैसे जो मटर हो गए, इन मटर को अगर हम अभी संरक्षित कर लेंगे तो ये जब हम इन्हें मई जून में उपयोग करेंगे तो उस टाइम पे मटर कितनी महंगी रहती है। तो जब हम इनको अभी सस्ते हैं अभी संरक्षित करेंगे तो हमारे धन की क्या होती है? बचत होती है। अगला आ जाता है आपका आहार में विभिन्नता लाना। आहार में विभिन्नता लाना, आहार में संरक्षित खाद्य पदार्थ जैसे आपने अचार ले लिया, मुरब्बा ले लिया, जैम जेली ले लिया, ये सब क्या करते हैं, ये सब अगर आपने जो है इसको संरक्षित करके रखा है तो जब इनको आप अपने खाने के साथ में लेते हैं तो ये आपके आहार में विभिन्नता ला देते हैं, स्वाद में भी अलग हो जाता है। तो ये आपकी रुचि को और बढ़ा देते हैं जो आप ये आहार संरक्षित करते हैं। जैसे आहार में मुरब्बा हो गया, जैम जेली हो गया, अचार हो गया, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं तो आपके खाने की रुचि को और बढ़ा देते हैं। अगला आ जाता है खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखना। खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखना, फल और सब्जियों में अधिक जल होने के कारण ये बहुत जल्दी खराब होते हैं। आपको पता है जो हमारे फल होते हैं और जो हमारी सब्जियां होती हैं तो ये इनमें जल अधिक होता है। आपको पता है जिस चीज़ में जल की मात्रा जितनी अधिक होगी वो उतनी जल्दी खराब होगी
और जिसमें जल की मात्रा जितनी कम होगी वो उतना अधिक समय तक चलता है। तो आपको पता ही होगा जैसे फल, सब्जियाँ ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं। लेकिन आप धान, गेहूँ ले लीजिए, ये सारी चीज़ें इसमें पानी कम होता है, इसमें आर्द्रता कम होती है, तो ये उतना नहीं ख़राब होते हैं, इतनी जल्दी नहीं ख़राब होते हैं। आपको पता है कि धान, गेहूँ, दाल ये सारी चीज़ें हम सालों-साल तक चलाते हैं। तो ये सारे महत्व होते हैं आपके आहार संरक्षण करने के। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि आहार संरक्षण क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व होता है, ठीक? अब हम आगे देख लेते हैं। आगे हमारा आ जाता है आहार खराब होने के कारण। ये जो हमारे आहार खराब होते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्यों आहार हमारे खराब होते हैं? आपको पता है खाद्य पदार्थ खराब होने का मुख्य कारण क्या होता है? उसमें मैंने अभी बताया कि आर्द्रता उपस्थित होता है। जिसमें जितना ज़्यादा आर्द्रता होगी वो उतनी जल्दी खाद्य पदार्थ खराब होते हैं। जैसे दूध हो गया, फल, सब्जियाँ, मांस, मछली, इन सब में क्या होता है? इन सब में जल की मात्रा अधिक होती है ना, तो ये सब बहुत जल्दी खराब होते हैं। आप दूध ले लीजिए, फल ले लीजिए और सब्जियाँ ले लीजिए, ये सब कितने दिन तक आप चला सकते हैं? अंडे और जड़ वाली सब्जियाँ हो गईं, कुछ फल हो गए जैसे सेब, अनानास, ये नाशपाती होगी, तो इन सब में जो जल की मात्रा होती है वो कुछ हद तक कम होती है, तो इन्हें थोड़ी और दिनों तक संग्रहित किया जा सकता है। अनाज हो गए आपके, दाल हो गए, मेवे हो गए, इन सब में जल की मात्रा बहुत कम होती है और इनको आप काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। आपने पहले भी देखा था नस्वर्ता के आधार पर आहार को देखा था आपने, नस्वर्ता के आधार पर भोज्य पदार्थ। तो एक था आपका नस्वर, एक था आपका अर्धनस्वर और एक था नस्वर ना होने वाले भोज्य पदार्थ। तो वहाँ भी आपने इन सारी चीज़ों को देखा था। चलिए हम देख लेते हैं और इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो खाद्य पदार्थ के ये तो हमने एक देख लिया ऊपर-ऊपर से कि नमी के कारण जो खराब होते हैं और इसके खराब होने के और भी कारण हैं। तो उसमें सबसे पहले आपका आ जाता है भौतिक परिवर्तन। जो इसमें आहार में जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, उससे भी आहार खराब होते हैं। अब वो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? तो खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होते रहने के कारण कई भौतिक परिवर्तन आ जाते हैं। वो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? जैसे जैसे उनके रंग रूप में परिवर्तन आ जाता है और वाष्पीकरण के कारण भार में भी कमी आ जाती है अथवा किसी चीज़ से दबाने के कारण उसमें दाग पड़ जाता है। तो ये होता है भौतिक परिवर्तन, ठीक? अगला आपका आ जाता है रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो रासायनिक परिवर्तन रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण भी खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। एक तो आपने भौतिक देखा, दूसरा आपने क्या देखा? दूसरा आपने देखा रासायनिक। तो रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण भी आपके खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। कैसे? जैसे जैसे कार्बोज और प्रोटीन की रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण कई खाद्य पदार्थ काले अथवा भूरे पड़ जाते हैं। अम्ल डालने पर दूध का प्रोटीन केसीन क्या होता है? जम जाता है। तो ये सब क्या होते हैं? ये सारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिसके कारण आपके जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो खराब हो जाते हैं। अगला आपका आ जाता है सूक्ष्म जैविक परिवर्तन। सूक्ष्म जैविक परिवर्तन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और जो आज की क्लास है आपकी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से नेट में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम देख लेते हैं सूक्ष्म जैविक परिवर्तन क्या होता है। तो सूक्ष्म जीवी फफूंदी हो गए, खमीर हो गए और जो जीवाणु होते हैं, ये सब हमारे खाद्य पदार्थ को क्या करते हैं? खराब कर देते हैं। अब इसमें जो फफूंदी होता है वो क्या होता है? उसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो जो फफूंदी होता है यह एक बहुकोषीय लंबे तार की तरह के सूक्ष्म जीव हैं। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि कैसे हैं? बहुकोषीय लंबे तार की तरह सूक्ष्म जीव हैं। इन तारों के ऊपरी सिरे स्पोरेंजियम में स्पोर होते हैं। किसमें?
स्पोरेंजियम में स्पोर होते हैं जो हवा द्वारा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ तक पहुंचकर नई फफूंदी बना लेते हैं और उस पर अपनी बढ़ोतरी शुरू कर देते हैं। मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पर भी ये फफूंदी बनाने लगते हैं, जिससे इनकी जनसंख्या जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। यदि अम्लीय खाद्य पदार्थ पर अधिक पनपते हैं, ये जो फफूंदी होते हैं ये किस पर अधिक होते हैं, तो ये जो अम्लीय खाद्य पदार्थ हो गए, जैसे क्या, जैसे नींबू हो गया, और मीठे संरक्षित कर लिए जाते हैं, और जैम जेली हो गए, मुरब्बा हो गया, इन सब चीज़ों पर ये अधिक पनपते हैं। आपको पता है कि जो हर फफूंदी जो होती है, सभी प्रकार की जो फफूंदी होती है वो हानिकारक नहीं होती है। क्यों आपको पता होगा, कुछ फफूंदी को हम खाते भी हैं। अब इसमें क्या आता है, जैसे आपको पता ही होगा कि आप क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अम, ये जो मशरूम होता है ये भी एक प्रकार की फफूंदी होती है, लेकिन इसे हम खाते हैं। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि सभी प्रकार के जो फफूंदी होते हैं वो हानिकारक नहीं होते हैं। गेहूँ, मूंगफली, राई, इन सब पर जो फफूंदी उगती हैं वो हानिकारक होती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एफ्लोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एफ्लोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ पाया जाता है। तो आपको यहाँ से ये नाम ध्यान रखना है। और ये जो फंगस होते हैं, मतलब जो फफूंदी होती हैं, ये किस प्रकार की, ये बहुकोशिकीय लंबे तार होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखना है। ये तो हमने बात कर ली फफूंदी पर। अब और जो हमारे खाद्य पदार्थ को नुकसान पहुंचाते हैं उसमें आपका बैक्टीरिया भी आ जाता है। तो बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया आते हैं, कुछ एंजाइम भी आते हैं, कुछ इंसेक्ट भी आते हैं जो आपके भोज्य पदार्थ को खराब करते हैं। तो बैक्टीरिया में हम क्या देख लेते हैं, ये जो बैक्टीरिया होता है यह एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। ये कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। और जो अभी हमने फफूंदी देखा वो बहुकोशिकीय है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो ये जो एक कोश की सूक्ष्म जीवाणु कई प्रकार के होते हैं तथा बढ़ोतरी के लिए आर्द्रता, माध्यम और उष्णता की इनकी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। कुछ बैक्टीरिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कुछ बैक्टीरिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अच्छी तरह से पनपते हैं। मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसी भी बैक्टीरिया होती हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पनपती हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पनपती हैं। अब बैक्टीरिया अधिकतर दूध, मांस, मछली, अंडा आदि खाद्य पदार्थों पर शीघ्रता से पनपते हैं। ये जो बैक्टीरिया होती हैं ये अधिकतर कहाँ पर पनपती हैं? तो दूध, मांस, मछली, अंडा आदि जो खाद्य पदार्थ होते हैं वहाँ पर पनपती हैं तथा उसे खाद्य पदार्थ को अपने विष द्वारा विषैला कर देती हैं, जिसे खाने से कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो बैक्टीरिया होती हैं ये क्या होती हैं? ये ऑक्सीजन की उपस्थित और अनुपस्थित दोनों में ही पनपती हैं। ठीक, तो ये था हमारा बैक्टीरिया के बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब आ जाता है आपका प्रक्रिया के कारण उत्पन्न परिवर्तन, मतलब जो चेंज ड्यू एंजाइम्स, एंजाइम्स के कारण क्या परिवर्तन आते हैं। तो एंजाइम के कारण क्या परिवर्तन होते हैं? तो जीवित ऊतकों में होने वाले कई परिवर्तन प्रक्रिया, मतलब एंजाइम के कारण शीघ्रता से ही होते हैं। संग्रहित खाद्य पदार्थों में परिवर्तन, खाद्य पदार्थ के एंजाइम अथवा खाद्य पदार्थों में पनपने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न जो एंजाइम होते हैं उन्हीं के कारण होता है। प्रक्रिया, मतलब जो एंजाइम है, शरीर सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पर अधिक
पनपते हैं, मतलब जो शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस पर, ये अधिक पनपते हैं तथा इन्हें अगर गर्म कर दिया जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। मतलब जो एंजाइम के कारण खराब होते हैं भोज्य पदार्थ, अगर इनको गर्म कर दिया जाए 37 डिग्री सेल्सियस पर ये जो है पनपते हैं, अगर इनको गर्म कर दिया जाए तो इनकी जो विषाक्तता होती है वो खत्म, मतलब ये जो जीवाणु होते हैं, जो एंजाइम होते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। ठीक। अगला आपका आ जाता है कीड़े के कारण उत्पन्न परिवर्तन। जो कीड़ा होता है, कीड़े से आपके भोज्य पदार्थ में क्या परिवर्तन आता है, वो किस तरह से खराब होता है। तो कीड़े खाद्य पदार्थ जैसे अनाज हो गया, दाल हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गया, इन सबको नष्ट कर देते हैं। आपको पता होगा जब आपके घर पर दाल हो गया, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, ये सारी चीज़ें रखी रहती हैं तो उसमें छोटे-छोटे कीड़े लग जाते हैं। कीड़े का मतलब आपने नॉर्मली देखा होगा कि चावल में छोटे-छोटे कीड़े और गेहूँ में अधिकांशतः घुन पड़ जाते हैं। हमारे यहाँ तो घुन बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जब ये सारी चीज़ें लग जाती हैं तो ये खाने योग्य नहीं रहने देता है। इसी कारण से खाद्य पदार्थ की क्या हो जाती है, तो इसी कारण से जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी पौष्टिकता में कमी आ जाती है। किसमें, जब ये कीड़े वगैरह लग जाते हैं। और फिर क्या हो जाता है, और परजीवी फीता कृमि और गोल कृमि मनुष्य तक दूषित मांस, फल और सब्जियों द्वारा पहुंच जाते हैं। जब ये पहुंच जाते हैं तो हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं, और हानि पहुंचाते हैं तो हमारी जो है स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और हम बीमार हो जाते हैं। ठीक। तो ये थे, हमने अभी तक देखा, जो हमने सिर्फ अभी तक दो बातों पर चर्चा की। पहला हमने देखा कि आहार संरक्षण का क्या महत्व है, और दूसरा हमने देखा आहार खराब होने के क्या कारण होते हैं, किन किन कारणों से हमारा आहार जो है वो खराब होता है। तो एक तो था आपका भौतिक कारक, एक था आपका रासायनिक कारक। क्या था, भौतिक कारक था, और क्या था, दूसरा था आपका रासायनिक कारक। और दूसरे में हमने क्या देखा, दूसरे में नहीं, हमने तीसरे में क्या देखा, ये जो सूक्ष्म जीव हैं, इनसे किस तरह से खराब होते हैं हमारे आहार। तो इसमें जो फफूंदी है, ये हमारे आहार को नुकसान पहुंचाता है, बैक्टीरिया पहुंचाते हैं, एंजाइम्स और इंसेक्ट भी हमारे आहार को जो है खराब करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम देख लेते हैं, जब ये हमारे आहार खराब हो रहे हैं और इन्हें संरक्षित करने का महत्व भी काफ़ी है, तो हम इन्हें किस तरह से संरक्षित करते हैं, या भोजन परिरक्षण के सिद्धांत कौन-कौन से हैं, किस सिद्धांत पर हम भोजन का परिरक्षण करते हैं। तो आपको पता ही है कि क्यों आहार को संरक्षित किया जाता है, क्योंकि भोज्य पदार्थ में जो जीवाणु हो गए, कीटाणु हो गए, फफूंदी हो गए, ये सब क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाते हैं, और उनका जो मूल रूप, रंग, स्वाद, गंध, ये सब होता है, इन सब में जो है परिवर्तन कर देते हैं। जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं वो खाने योग्य रह ही नहीं जाते हैं, उसमें हानिकारक विष पैदा हो जाते हैं। कभी-कभी जो ये विष पैदा हो जाता है, इतना घातक हो जाता है कि व्यक्ति की इससे मृत्यु तक हो जाती है। ठीक? तो आपको ध्यान रखना है कि भोजन जो संरक्षित किया जा रहा है, उसमें आप बिना जो भोजन संरक्षित भी किया जा रहा है, उसमें भी काफ़ी कभी-कभी जो है क्या हो जाता है, कभी-कभी उसमें भी जो ये बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, पनप जाते हैं। ठीक? तो आगे हम इनका जो सिद्धांत है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाता है, जो भोज्य पदार्थों को संरक्षित करना है, उसमें जो पहला इनका सिद्धांत आता है वो आता है सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करके जीव विष उत्पन्न ना होने देना। अब ये जीव विष को उत्पन्न ना होने देना, हम किस तरह से इसको रोक सकते हैं? तो इसको हम रोकने के लिए, ये जीव उत्पन्न ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? खाद्य पदार्थों को पकाना, मतलब खाद्य पदार्थों को पका सकते हैं, कुकिंग ऑफ फूड कर सकते हैं। खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंदी, जिसे हम कहते हैं कैनिंग, तो हम कैनिंग कर सकते हैं। अगला आपका आ जाता है जैम, जेली, मुरब्बा आदि बनाना, मतलब जैम, जेली, मुरब्बा, ये सब बनाकर हम क्या कर सकते हैं? ये सब बनाकर हम अपने आहार को संरक्षित कर सकते हैं।
अगला आपका आ जाता है पाश्चुरीकरण आ जाता है, मतलब पाश्चुराइजेशन करके हम क्या कर सकते हैं, अपने आहार को संरक्षित कर सकते हैं। अगला आ जाता है किरणन के द्वारा हम आहार को अपने संरक्षित कर सकते हैं। तो ये तो था कि जो सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करके उसमें जीव विष उत्पन्न न होने देना, इस इस प्रक्रिया से हम किस तरह से भोज्य पदार्थों को संरक्षित कर देते हैं। अगला आपका आ जाता है सूक्ष्म जीवों को पनपने ना देना। अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे जो ये सूक्ष्म जीव हैं ये पनपे ही ना। तो हम इनका निर्जलीकरण कर सकते हैं, हम इनका हिमीकरण कर सकते हैं, हम इनका प्रशीतन व शीत भंडारण कर सकते हैं, मतलब कि या तो आप इनका कोल्ड स्टोरेज कर सकते हैं या रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं। अगला आ जाता है रासायनिक पदार्थ का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब हम किसी केमिकल का इनके प्रिजर्वेशन के लिए हम किसी केमिकल का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हम नमक सिरके आदि का प्रयोग करके इनका जो है इनका संरक्षण कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जो ये अचार बनाए जाते हैं इसमें नमक वगैरह क्यों डाले जाते हैं, तो ये आपके संरक्षण का कार्य करते हैं। अगला हम क्या कर सकते हैं, अगला हम कर सकते हैं खाद्य पदार्थ में उपस्थित प्रक्रिया मतलब एंजाइम को नष्ट करके या फिर उसे अकार्यशील बनाकर कर सकते हैं। और इसमें एक मेथड और हम अपना सकते हैं, वो है आपका कि खाद्य पदार्थों को कीड़े आदि से बचाना। हम खाद्य पदार्थों को कीड़े आदि से बचा सकते हैं। ठीक। अब ये तो था हमारा सिद्धांत। अब हम देखते हैं भोजन संरक्षण की विधियों के बारे में चर्चा करते हैं, और इन विधियों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो हमारा भोजन संरक्षण है इसके लिए कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो एक तो आपका आ जाता है ठंडी विधि, दूसरा आ जाता है ताप संरक्षण विधि, तीसरा आ जाता है निर्जलीकरण एवं सुखाकर, चौथा आ जाता है नमक तेल मसाले सिरके इन सब का प्रयोग करके। आपको पता है कि नमक तेल सिरके मसाले ये सब किसमें, अचार में ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, विकिरण विधि द्वारा। तो इसमें ये सारी विधियों का प्रयोग करके हम अपने आहार का संरक्षण कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम देख लेते हैं कि ये ठंडी विधि से किस प्रकार से आहार को संरक्षित किया जाता है। यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखी गई हैं, प्लीज़ उसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और मैंने कल एक पोल आपसे करवाया था कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं? क्या आप थ्योरी की क्लास चाहते हैं या फिर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस ही चाहिए? देखिए मैं प्रैक्टिस तो करवाने को करवा दूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर पहले थ्योरी नहीं कंप्लीट करवाई जाएगी, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी थ्योरी नहीं कंप्लीट हो पाई है। तो वो अगर कंप्लीट कर लेते हैं थ्योरी, तो क्वेश्चन वहाँ से किसी भी तरह से पूछा जाएगा तो वो वहाँ पे आप कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी थ्योरी नहीं कंप्लीट है, आपका बेसिक चीज़ें आपको नहीं क्लियर हैं, तो क्वेश्चन में कितनी चीज़ों को मैं समझा पाऊँगी। अगर एक बार आपके पाँचों ब्रांच आप में से एक लोग का कमेंट मुझे बार-बार आता है, तो प्लीज़ आप बार-बार कमेंट मत कीजिए प्रैक्टिस के लिए। देखिए अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है, आपका रिवीजन भी हो चुका है, तो आप किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे जाकर प्रैक्टिस कर सकती हैं। वैसे मैंने एक पोल करवाया है, मुझे उस पे कम से कम 500 वोट चाहिए। तो फिर मैं देखूँगी अगर उसमें आपकी थ्योरी की क्लासेस की ज़्यादा डिमांड है या फिर आपकी जो है ये प्रैक्टिस सेट की ज़्यादा डिमांड है, तो मैं उसी हिसाब से आपको करवाऊँगी। बाकी मेरा यही मोटो है कि मैं पहले आपको थ्योरी कंप्लीट करवा दूँ, क्योंकि आपको पता है आपका एग्ज़ाम मार्च में हो सकता है, तो अभी भी आपके पास जनवरी और फरवरी 2 महीने बाकी हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसी मंथ हमारा न्यूट्रिशन साइंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही हमारा न्यूट्रिशन साइंस कंप्लीट होगा, हम पूरे न्यूट्रिशन साइंस को कवर करते हुए क्वेश्चन लेकर चलेंगे, चाहे वो 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट चलेगी, चाहे वो 125 की चलेगी। लेकिन हम उसमें जो है पूरे न्यूट्रिशन साइंस को कवर करेंगे।
ठीक? तो आप बार-बार प्रैक्टिस के लिए मत कहा कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो मैंने पोल करवाया है उसमें कम से कम 500 वोट कर दीजिए आप लोग। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग थ्योरी के लिए परेशान हैं या प्रैक्टिस के लिए परेशान हैं। तो प्रैक्टिस तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन थ्योरी मुझे नहीं लगता कि डिटेल में कहीं पर भी मिल पाएगी। चलिए अब हम देख लेते हैं अपने ये जो हम देख रहे हैं भोजन संरक्षण की विधि में, सबसे पहले हम ठंडी विधि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो चीज़ें सिर्फ़ पॉइंट टू पॉइंट लिखी गई हैं, जो आपसे पूछी जाती हैं, वही उतनी लिखी गई हैं। तो हम जो ये हमारी ठंडी विधि है, उसमें सबसे पहले हम रेफ्रिजरेटर लेते हैं। तो जब हम रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को रखते हैं, तो उसमें जो उसका टेम्परेचर होता है, वो कितना होना चाहिए? तो रेफ्रिजरेटर में 32 से मतलब 32 से लेकर 48 डिग्री फ़ारेनहाइट पर खाद्य पदार्थों को संरक्षित किया जाता है, ठीक? उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें 4 विधियाँ आपकी ठंडे में प्रयोग होती हैं। तो पहला है रेफ्रिजरेटर, दूसरा है फ्रोज़न। फ्रोज़न में जो टेम्परेचर होता है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर ध्यान रखना है क्योंकि यही टेम्परेचर आपसे पूछा जाता है। तो फ्रोज़न के लिए टेम्परेचर आपका 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। जब 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर खाद्य पदार्थों को रखा जाता है, तो जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं को इस तापमान पर रखकर जो है नष्ट किया जाता है, ठीक? अब कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है? तो कोल्ड स्टोरेज में जो आपका टेम्परेचर होता है, वो 0 से लेकर 30 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है और ये जो कोल्ड स्टोरेज होता है, ये व्यापारिक स्तर के लिए प्रयोग किया जाता है। ये घरेलू उद्देश्य के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है। अगला आ जाता है आपका चौथा। चौथा क्या है आपका? द्रुतशील। इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 32 से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट पर खाद्य पदार्थों को संग्रहित किया जाता है। तो ये था हमारा ठंडी विधि से। ठंडी विधि से आपने कितना देखा? आपने देखा 4। कौन-कौन सा? एक तो आपने पहला देखा रेफ्रिजरेटर, दूसरा फ्रोज़न, तीसरा आपने कोल्ड स्टोरेज के बारे में देखा और चौथा था द्रुतशील के बारे में देखा हमने। ये था हमारी ठंडी विधि। अब एक आपका आ जाता है निर्जलीकरण एवं सुखाकर। निर्जलीकरण और सुखाकर इस विधि में क्या किया जाता है? तो इस विधि में प्राकृतिक रूप से फसलों को जैसे अनाज हो गए, दाल हो गए, अंजीर हो गए, छुहारा हो गया और सारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं, इनको सुखाकर इनको संरक्षित किया जाता है। और जो दूसरा होता है, ये दूसरा आ जाता है आपका धूप में सुखाकर निर्जलीकरण करना। धूप में सुखाकर कैसे? तो इनको जो आलू हो जाते हैं, चिप्स हो गए, मेथी के पत्ते हो गए, अचार, गोभी, मटर, ये सारी चीज़ें हम धूप में रखकर इसको सुखाते हैं। तो इसका निर्जलीकरण किया जाता है, सुखाकर इसको रख लिया जाता है। तो ये हमारे जो आहार होते हैं, ये खराब नहीं होते हैं, काफ़ी दिनों तक संरक्षित रहते हैं और हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये तो था हमने देखा निर्जलीकरण। एक तो हमने ठंडी ताप विधि देख ली और दूसरी हमने देख ली निर्जलीकरण और सुखाकर। अब अगली आ जाती है आपकी ताप विधि। ताप विधि आपके लिए काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसमें 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तो आपका आ जाता है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का जो प्रयोग होता है वो किसके लिए किया जाता है? तो ये जो प्रयोग किया जाता है ये आपका व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। इसमें सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि को खत्म कर दिया जाता है और इसका टेम्परेचर आपको ध्यान रखना है 121 डिग्री सेल्सियस या 250 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर 15 मिनट तक इसको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। इसमें कैनिंग की जाती है और डिब्बाबंद पदार्थों का भी संरक्षण किया जाता है। तो ये था आपका स्टरलाइजेशन था। अब जो अगली विधि है आपकी वो है ब्लांचिंग। तो ब्लांचिंग मेथड में क्या करते हैं? तो इस विधि द्वारा खाद्य पदार्थों में जो उपस्थित एंजाइम होते हैं, उनको नष्ट करके या उनको अक्रियाशील करके उनको खराब होने से बचाया जाता है।
तो ब्लांचिंग मेथड जो होता है इसमें उबलते हुए पानी में 2 से 3 मिनट तक खाद्य पदार्थों को उबाला जाता है। तो जो इससे जीवाणु जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और हमारा खाद्य पदार्थ जो होता है वो संरक्षित रह जाता है। अगला है और आपका ये तीसरा है, लास्ट है इसका ताप विधि का। क्या? पाश्चराइजेशन। इसमें जो टेम्परेचर होगा सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा। इसमें बॉइलिंग पॉइंट से ताप से निम्न ताप पर होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उससे नीचे का ताप होता है। इसमें 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक तो आपका आता है HTST और एक होता है आपका LTHT। ये इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो HTST का मतलब होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, मतलब टेम्परेचर इसमें ज़्यादा रहेगा और समय इसमें कम लिया जाएगा। और दूसरा आ जाता है आपका LTHT, मतलब लो टेम्परेचर हाई टाइम। तो जो आपका हाई टेम्परेचर होता है उसमें 72 डिग्री सेल्सियस पर 1 मिनट तक गर्म करके उसको ठंडा कर लेते हैं। लेकिन जो आपका लो टेम्परेचर हाई टाइम होता है उसमें लो टेम्परेचर में आपका 62.8 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम 30 मिनट तक गर्म करते हैं। इसमें जो टाइमिंग होता है इसका टाइमिंग काफ़ी होता है और इसे गर्म करके 50 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करते हैं। और यही क्वेश्चन शायद आपसे पूछा गया था, इस बार BPSC के एग्ज़ाम में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। तो आपको यहाँ से इसके टेम्परेचर को ध्यान रखना है और इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है। बहुत ही ईजी है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 2-3 बार क्वेश्चन बने हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। ये था हमारा पाश्चराइजेशन, मतलब कि ताप विधि। अब हम अगला देख लेते हैं विकिरणीय विधि, मतलब विकिरणीय संरक्षण हम कैसे करते हैं। तो इसमें भोज्य पदार्थों को विकिरण द्वारा गामा किरणें तथा तीव्र गति वाले इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करके सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है। तो जो इसमें सूक्ष्म जीव होते हैं उनको कैसे? गामा किरणों और तीव्र गति वाले इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करके जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है। अल्ट्रावायलेट किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड जो कॉस्मिक किरणें होते हैं इनको आयोजाइनिंग किरणें भी कहते हैं और ये भोज्य पदार्थ के संरक्षण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ये था हमारा क्या? विकिरणीय संरक्षण था, ये हमने देख लिया। अब एक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया है, मतलब है इसी का पार्ट। आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? खाद्य पदार्थ और उनके तत्व। ये आपसे कई बार पूछा गया है। नेट में तो ये मैचिंग के लिए आता है, मतलब जैसे जैसे लहसुन दे दिया, काली मिर्च दे दिया गया, लौंग, इलायची, हल्दी ये दे दिया गया और जो इनके तत्व पाए जाते हैं इनको दे दिया गया और बोल दिया गया कि मैच कीजिए। ये तो आपके रहा नेट का पूछने का तरीका। लेकिन जो TGT PGT पूछा जाता है उसमें आपसे नॉर्मली पूछा जाता है कि लहसुन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, या काली मिर्च में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, इलायची में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो आप अगर इसे ध्यान रखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन कभी भी पूछा जाएगा तो आपका गलत नहीं होगा। नहीं तो आप अगर यूथ उठाकर देख लीजिए तो वहाँ पर इससे कुछ नहीं तो 15-20 क्वेश्चन मिल जाएंगे इसी खाद्य पदार्थों से ही। अगर आप अलग अलग एग्जामों में देखेंगे तो कम से कम 50 क्वेश्चन यहाँ से आप इकट्ठा कर पाएंगे बस इसी एक पेज से, जो मैं आपको खाद्य पदार्थ और उनके तत्वों के बारे में बताने वाली हूँ। तो आप लोग नोट ज़रूर कर लीजिएगा, इसको नहीं करते हैं तो स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, जो कि मैं आपको हमेशा बोलती रहती हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले तत्वों के बारे में जान लेते हैं कि जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो आपका सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये जो लहसुन है, लहसुन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लहसुन में पाए जाने वाला तत्व जो होता है वो एलानीन होता है। कौन सा होता है? एलानीन होता है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब जो काली मिर्च होता है, काली मिर्च में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो काली मिर्च में पाया जाने वाला जो तत्व होता है वो होता है आपका ओलियोरिजिन होता है। क्या होता है? ओलियोरिजिन होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, 4-6 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा।
अगला आ जाता है लौंग में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। तो लौंग में पाया जाने वाला जो पोषक तत्व होता है, मतलब जो इसका तत्व पाया जाता है लौंग में, वो होता है यूजीनॉल होता है। तो लौंग में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, वो है यूजीनॉल होता है। अगला आ जाता है इलायची। इलायची में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इलायची में जो तत्व पाया जाता है उसे बोलते हैं सिनकोल। सिनकोल किस में पाया जाता है, तो इलायची में पाया जाता है। या इलायची में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो सिनकोल पाया जाता है। अगला आ जाता है हल्दी। हल्दी में क्या पाया जाता है, तो हल्दी में पाया जाता है करक्यूमिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, करक्यूमिन पाया जाता है। ये आपके लिए इतने काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछे गए हैं। अगला आ जाता है आपका एस्पेरेगस, मतलब जिसे हम बोलते हैं काई। काई में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है ग्लूटाथायोन। क्या पाया जाता है, थायोन पाया जाता है। अगला आ जाता है पालक। तो पालक में कौन सा तत्व पाया जाता है, जो पालक में तत्व पाया जाता है वो होता है आपका अल्फा लियोपिक एसिड होता है। अल्फा लियोपिक एसिड होता है। और जो चॉकलेट होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो उसमें थियोब्रोमिन फॉर्मली नोन ज़ेंथोस पाया जाता है। ठीक। अगला आ जाता है नट्स का कड़वापन। तो इसमें पाया जाता है एफ्लाटॉक्सिन। क्या पाया जाता है, एफ्लाटॉक्सिन पाया जाता है। फूल गोभी में क्या पाया जाता है, तो फूल गोभी में पाया जाने वाला जो तत्व होता है वो होता है एंथोजेंथिन्स होता है। अगला आपका आ जाता है हरी शिमला मिर्च में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हरी शिमला मिर्च में पाया जाने वाला जो तत्व होता है वो होता है आपका ल्यूटिन होता है। जो पीला मक्का होता है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो पीले मक्के में पाया जाने वाला जो तत्व होता है वो क्रिप्टोजैंथेनिस होता है। अगला आ जाता है आपका खीरे का कड़वाहट। आपने जब खीरा खाते हैं आप, तो उसमें एक कड़वा सा कसैला सा पदार्थ होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मतलब उसमें क्या पाया जाता है जो वो कसैलापन का कारण होता है, तो वो होता है आपका कुकर बिटेनस होता है। खीरे के कड़वाहट का कारण क्या होता है, तो वो होता है कुकर बिटेनस होता है। आगे हम देख लेते हैं कि जो ये तेल का जो खराब होना होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक्रोलीन। और ये हमने शायद से फैट जब पढ़ा था तब वहाँ पे हमने चर्चा किया था कि ये एक्रोलीन क्या होता है। जब आप कभी-कभी सब्जी बनाते हैं तो मान लीजिए आपने गैस पे कढ़ाई रख दी और उसमें तेल भी डाल दिया, आप भूल गई कोई काम करने लगी, तो आपने देखा होगा कि तेल से धुआँ निकलने लगता है। जो वो धुआँ निकलता है वही आपका एक्रिलिक होता है। वो तब ये आपका तेल खराब हो चुका होता है। ये आपने अक्सर देखा होगा इस चीज़ को, ठीक? अगला आ जाता है करेले का कड़वापन। जो करेले में कड़वाहट होती है वो किस कारण होती है? तो वो होती है आपका मोमोडिका के कारण। किसके कारण होती है? मोमोडिका के कारण होती है। अगला आ जाता है आपका ये जो मिर्च का तीखापन होता है वो किस कारण होता है? तो जो मिर्च में तीखापन पाया जाता है वो होता है कैप्सेसिन के कारण होता है, ठीक। अगला आ जाता है आपका आंवले का कसैलापन। जो आंवले में कसैलापन दिखाई देता है आपको, खाते हैं तो कुछ कड़वा सा लगता है, वो किस कारण होता है, तो उसमें कसैलेपन का कारण होता है टैनिन। टैनिन की वजह से ही वो क्या होता है, कसैला सा लगता है। अब आलू का हरापन और तीखापन, आपने देखा होगा कि आलू कहीं-कहीं हरी हो जाती है और वो तीखी-सी हो जाती है, तो उसमें क्या पाया जाता है, कौन-सा तत्व पाया जाता है? तो वो पाया जाता है शालिनिन पाया जाता है, जिसकी वजह से जो ये आपका आलू होता है वो हरा हो जाता है, तीखा हो जाता है। अब अगला आ जाता है आपका पपीता हो गया, टमाटर हो गया, तरबूज हो गया, इन सब में क्या पाया जाता है? तो इन सब में पाया जाने वाला जो तत्व होता है वो होता है लाइकोपिन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पपीता, टमाटर, तरबूज इन सब में जो पाया जाता है वो क्या होता है, लाइकोपिन होता है। अगला आपका आ जाता है अंडे में हरे रंग का छल्ला। जो अंडे में हरे रंग का छल्ला बनता है वो किस
तत्व की वजह से बनता है? तो वो बनता है फेरस सल्फाइड बनता है। मूली का तीखापन क्यों होता है? तो वो आपका होता है आइसोसाइनेट की वजह से होता है। मांस में क्या पाया जाता है? तो मायोग्लोबिन पाया जाता है। ये कद्दू हो गया, गाजर हो गया, इन सब में क्या पाया जाता है? तो इन सब में कैरोटीनॉइड पाया जाता है। आपका पालक हो गया, ब्रोकली हो गया, इन सब में क्या होता है? तो इन सब में आपका होता है क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक? और जो ये समुद्री खाद्य पदार्थ होते हैं, इन सब में जो तत्व पाया जाता है वो क्या होता है? तो जो आपके समुद्री खाद्य पदार्थ होते हैं, उसमें जो भोज्य पदार्थ पाया जाता है, वो होता है आपका सेलेनियम होता है। अगला आ जाता है आपका अदरक। अदरक में क्या पाया जाता है? तो अदरक में पाया जाने वाला जो तत्व होता है, वो कैरोटीन होता है और पोटेशियम ऑक्सलेट होता है, ठीक? अगला आपका आ जाता है कि अदरक। अदरक के बारे में तो हमने देख लिया। अगला आपका आ जाता है चुकंदर, तो ये इसमें आपका बीटा लिंस पाया जाता है। अगला है आपका केला। केले में पाया जाता है जिंथेफिल्स और आलू बुखारा हो गया, दालचीनी हो गया, सरसों हो गया, इसमें पाया जाता है सिनामेल्डिहाइड पाया जाता है। तो ये जो हमारे तत्व थे, इनको आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बने हैं और नेट में तो यहाँ से मिलान करने के लिए भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो जो ये आपको ऊपर के 5-6 मैंने पहले लिख दिए हैं, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, मतलब कि आप काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है आपको, इतनी बार पूछा गया है। तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही होगी। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये आज हमारा फूड प्रिजर्वेशन था, आहार संरक्षण था, वो पूरा ख़त्म हो चुका है। हमें इसमें बस यही इतना देखना था और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो मैंने आपको बताया है नोट करने के लिए, प्लीज़ उसे नोट कर लीजिएगा और जो कल मैंने पोल डाला था उसको वोट ज़रूर कीजिएगा। कम से कम मुझे 500 वोट चाहिए ही चाहिए वहाँ पर, ठीक? अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत करती हूँ तो आपसे ये हक से बोल सकती हूँ कि आपको वहाँ पर 500 वोट करना ही करना है, ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? आज की क्लास आपको कैसी लगी? और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। इसे अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। शायद से नोटिफिकेशन सब तक नहीं पहुंच पा रहा है। मैं ये पिछले 3 दिन से आपको बोल रही हूँ कंटिन्यू। क्यों? क्योंकि हमारी क्लासेस 4-5 दिन ऑफ थी बीच में। तो इस वजह से यूट्यूब जो है इम्प्रेशन नहीं भेज रहा है, इस क्लास को लोगों तक नहीं पहुँचा रहा है। तो ऐसे में आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो भी आपके आस-पास के लोग हैं, जो भी आपके टच में हैं, आप उन तक इस क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।